Hello friends, welcome to ISPCS by aspirants. In this video, we will discuss about UPPCS 2022 टॉपर्स कॉपी। आप देख सकते हैं दिव्या सीकरवार जिनका कि पहला रैंक है यूपीपीसीएस 2022 में, उनकी कॉपी है और उन्होंने मेक आईएएस की आंसर राइटिंग ज्वाइन किया था और मेक आईएएस के ही टेलीग्राम चैनल से ये कॉपी मिली है और वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक पीसीएस टॉपर अपनी कॉपी को लिखता है, कैसे आपको भी लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, कैसे एक अच्छा आंसर डिज़ाइन होता है उसके बारे में। आंसर राइटिंग कोई एक दिन का काम नहीं होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिनों तक एक आंसर लिखते लिखते फिर जाके आप एक अच्छा आंसर लिख पाते हैं। तो उसी में अगर हम बात करते हैं पीसीएस जो इस साल का रिज़ल्ट आया है, अभी परसों ही रिज़ल्ट आया है, उसमें जो टॉपर हैं उनकी कॉपी से हम क्या सीख सकते हैं ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा। और इसके साथ ही साथ और भी कई कॉपीज़ हम डिस्कस करेंगे जो कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाएगी और उसी के आधार पर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इनका है वो है, हाउ इज़ इंडियन सोसाइटी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटी, मेंशन द सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए ये इंग्लिश मीडियम से इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और ये टॉपर रही हैं। तो बात करते हैं, ये 125 वर्ड्स में लिखना है, मतलब ये 10 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस कम वर्ड में लिखने होते हैं तो इंट्रोडक्शन बहुत छोटा लिखना होता है। आप देखिए यहाँ पे मात्र 3 लाइन, 3.5 लाइन का एक इंट्रो है। वो इंट्रो क्या है कि इंडियन सोसाइटी इज अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा आर मेक इंडिया एज अ डाइवर्स कंट्री। अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, कल्चरल सोसाइटी, यहाँ पर इन्होंने इसको अंडरलाइन किया है, रिलीजन को, कास्ट को और फेस्टिवल्स को अंडरलाइन किया है। तो आपको कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन भी करना है। उसके बाद आपको हेडिंग वाइज इनका ये आंसर दिख रहा होगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, पहली हेडिंग इन्होंने दी है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब क्वेश्चन की डिमांड को आप समझिए। क्वेश्चन की डिमांड है कि हाउ इज इंडियन सोसाइटी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटी। अब वेस्टर्न सोसाइटी से हमारी सोसाइटी कैसे अलग है। इसमें जो इनका पहला पॉइंट है वो है रिलीजन के बेसिस पे अलग है। कैसे कि इंडिया में मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, वो इन्होंने यहाँ पे बताया और ये मल्टी रिलीजियस सोसाइटी को इन्होंने अंडरलाइन किया। फिर इन्होंने अलग अलग रिलीजन्स जो इंडिया में है उसके बारे में बताया है। उसके बाद से ये बता रहे हैं कि जो अलग सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी है, वहाँ पर जनरली सिंगल रिलीजन देखा जाता है। उसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट जो बताया है वो बताया ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। इंडिया में जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है और वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। अब देखिए वहाँ पे ये जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है, ये होता है कीवर्ड। जितने कीवर्ड्स का आप प्रयोग करेंगे उसको अंडरलाइन करेंगे, जो एग्जामिनर होगा उस कीवर्ड को पकड़ेगा और आपको नंबर मिलेगा वहाँ से। फिर इन्होंने बताया कि कल्चरल वैल्यूज़ कैसे डिफरेंट है, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे देखिए कल्चरल मोरालिटी, कल्चरल वैल्यू मोरालिटी का प्रयोग किया है, हार्मनी का प्रयोग किया है। न्यू जनरेशन डिड नॉट रिस्पेक्ट सीनियर फैमिली मेंबर, दे अडेप्ट मॉडर्निटी एंड लैगिंग इन कल्चरल वैल्यूज़, ये इन्होंने प्रॉब्लम्स भी बताई हैं। उसके बाद इन्होंने एक डायग्राम बताया है और इस डायग्राम में देखिए सारी बातें इन्होंने जो लिखी हैं उसको यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया इस डायग्राम में। कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे एक डायग्राम बनाते हैं किसी भी आंसर में। आप देखिए यहाँ पे मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, ये इन्होंने बता दिया, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह रहते हैं। फिर इन्होंने बताया कि वर्णा सिस्टम है हमारे यहाँ। उसके बाद इन्होंने बताया कि मल्टी कास्ट सिस्टम है। फिर इन्होंने बता दिया वर्णा और कास्ट दोनों डिफरेंट है, ये भी इन्होंने यहाँ पे इशारा कर दिया। फिर बताया पैट्रियार्कियल सोसाइटी। उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एथिकल और ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटी। अब ये जो इन्होंने जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में सारी बातें इन्होंने लिख दी हैं जो कि इंडियन सोसाइटी के साइलेंट फीचर्स हैं, वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया। और लास्ट में फिर इन्होंने यहाँ पे देखिए एक कंक्लूजन दिया है 4 लाइन का और बता दिया है कि इस तरह से इंडियन सोसाइटी जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी से डिफरेंट है। बट ड्यू टू, यहाँ पे देखिए कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद इसको हिंदी में बोलते हैं, मॉडर्न वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड इंडियन सोसाइटी, बट वी शुड ट्राई टू अडेप्ट मॉडर्निटी विद कल्चरल वैल्यूज। ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि हमें मॉडर्निटी से पीछे नहीं हटना है, वेस्टर्न को ये पूरी तरह से खारिज नहीं कर रही हैं। इन्होंने बताया कि हमको अपनी जड़ों से, मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ साथ वेस्टर्न आइडियाज़ जो हैं, वहाँ की जो साइलेंट फीचर है, वहाँ के कल्चरल जो पेक्युलैरिटी है उसको भी अडेप्ट करना है, उसको भी अपनाना है। इस तरह से एक बढ़िया आंसर लिखा जाता है। चलिए हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, टॉलरेंस एंड लव आर द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम्स।
अब देखिए यहाँ पर भी ये इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन है, टॉलरेंस के बारे में लिखना है। तो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत कितनी अच्छी की है, इन्होंने बताया है कि इन एंशियंट टाइम किंग अशोका स्प्रेड टॉलरेंस एंड लव आफ्टर कलिंगा वार। यहाँ पर इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन होता है और उसके जो रॉक एडिक्ट्स वगैरह मिलते हैं, उसमें उसने जो टॉलरेंस की बात की है, उस टॉलरेंस का एग्जाम्पल देते हुए इन्होंने क्वेश्चन की शुरुआत की है। उसके बाद इन्होंने बताया ही सेंट हिज डॉटर एंड सन इन अदर कंट्री फॉर स्प्रेडिंग रिलीजियस टॉलरेंस। उसके बाद देखिए आप आगे, फिर इन्होंने बताया कि हार्मनी कैसे है, सॉवर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिया के बारे में इन्होंने बताया। लास्ट में इन्होंने बताया, फिर लास्ट नहीं फिर आगे बीच में इन्होंने क्या बताया, एग्जाम्पल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कितने सटीक एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। टॉलरेंस एंड लव प्ले क्रूशियल रोल इन प्रेजेंट सिनेरियो। टुडे इंडिया फेस्ड मेनी कम्युनल रायोट्स, hate speeches, hateness, etc., which destroy the soul of our nation. For example, कानपुर riot, दिल्ली riot, ये इन्होंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। डिस्पाइट द इंसिडेंट ऑफ पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस कंट्रीज स्प्रेड फीलिंग ऑफ लव, ब्रदरहुड, टॉलरेंस। ये सब कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर लास्ट में इन्होंने जो इंडियन कल्चरल का एसेंस है, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड कर दिया इस आंसर को। तो इस आंसर में आपको क्या सीखने को मिला, इस आंसर में सीखने को मिला कि रेलेवेंट एग्जाम्पल्स आप कैसे डालेंगे करंट से, और पास्ट के रेलेवेंट इवेंट्स जो इस आंसर से बिल्कुल मैच करते हो। जैसे अशोका का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, तो जो मैच कर रहा है वही एग्जाम्पल आपको करंट से डालने हैं, और वैसा ही कोई दृष्टांत, वैसा ही कोई स्टोरी, वैसी ही कोई फैक्ट आपको हिस्ट्री से भी लेकर आप आ सकते हैं। और फिर कंक्लूड करेंगे किसी अच्छे मोटो के साथ। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट फॉर एलिमिनेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया एज वेल एज द रीजन फॉर देयर लिमिटेड सक्सेस। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में बताना है और उनके सक्सेस में क्या लिमिटेशंस रही इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या इन्होंने इंट्रो दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप किसी फैक्ट के साथ शुरुआत करें, किसी डेटा के साथ, किसी रिपोर्ट के साथ शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे इन्होंने बताया है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, poverty is a condition when a person did not access the basic need to survive their life, food, health and shelter। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले यूएनडीपी का पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है ये इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने बताया कि इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस प्रोग्राम्स लॉन्च की हैं। और देखिए कितने अच्छे तरह से इन्होंने लिखा है यहाँ पे। पहला लिखा है पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम में जवाहर रोजगार योजना, उसका डेट, उसका ईयर लिख दिया है इम्प्लीमेंटेशन का, और बता दिया कि वो क्यों आया था। फिर मनरेगा के बारे में बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बताना ही बताना है, 2005 में आया। उसके बाद इन्होंने बताया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में, रेल कौशल विकास योजना के बारे में बताया इन्होंने, 2021 करंट अफेयर से है ये। फिर इन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम, फिर पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना, ये सब भी पॉवर्टी एलिमिनेशन में अपना काम कर रहे हैं, वो भी इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड वेरियस प्रोग्राम टू एलिवेट वेरियस पॉवर्टी एलिवेट प्रोग्राम सिंस इंडिपेंडेंस। उसके बाद इन्होंने बताया कि अब इसके लिमिटेड सक्सेस के कारण क्या हो सकते हैं। तो कारण में इन्होंने देखिए कितना अच्छा एक फ्लो चार्ट, आप कहिए इसको डायग्राम कहिए, बना दिया। यहाँ पर बीच में रीजन लिखा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 रीजन इन्होंने बताया। पहला लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। फिर इन्होंने बताया कि लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल है। फिर करप्ट ब्यूरोक्रेसी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये लिखा गया है कि अगर कोई चेक करने वाला होगा उसको एक एक पॉइंट यहीं पे मिलता चला जाएगा और ये तुरंत उसको टिक करके और मार्क्स देके आगे बढ़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। लास्ट में इन्होंने, अब देखिए यहीं पे हमको समाप्त नहीं करना है क्वेश्चन को। हमने बताया कि क्या प्रोग्राम्स हैं, हमने बताया कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कहाँ चैलेंजेस आए, क्यों उनका लिमिटेड सक्सेस हुआ, हमने ये डिस्कस किया। लेकिन उसके बाद हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं आगे कि हाउएवर पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुली नहीं हो पाया, थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन इसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है। उसके बाद आप बताएंगे कि कैसे ज़िंदगी बदली, तो आप बताएंगे इंडिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स शोड दैट पॉवर्टी इज रिड्यूस्ड इन मेनी स्टेट्स। यहाँ आप डेटा भी दे सकते हैं। और फिर आप बताएंगे कि इंडिया विल अचीव द SDG 1 till 2030। हमारा गोल जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 अचीव करने का, वो 2030 तक है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, ये आपने बताया। तो इस तरह से आपने देखा कि इस कॉपी में कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको मैंने डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन जैसे आप देखिए, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ बट आपको एक एसेंस बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस टू अचीविंग सोशल जस्टिस। तो अब OECD के हिसाब से इन्होंने बताया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ का। ये देखिए फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से जब आप बताएंगे तो कम जगह पे आप सारी बातें बता देंगे। अब देखिए इन्होंने कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये क्वेश्चन कितना है, 125 वर्ड्स का है। 125 वर्ड में आपने 12 कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने 12 पॉइंट बता दिए हैं और वर्ड लिमिट भी आप एक्सीड नहीं कर पा रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं वर्ड लिमिट, उसी में आप बता रहे हैं। तो ये जो टॉपर है रैंक 1 उनकी कॉपी है, आप देख रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ऐसे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखा है। आप देख सकते हैं कि कॉपी जो है वो साफ सुथरी है और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में इन्होंने क्वेश्चन लिखा है। जहां ज़रूरत पड़ा है वहां पे इन्होंने फ्लो चार्ट और डायग्राम का भी यूज किया है। तो इस तरह से जब आप आंसर लिखेंगे, देखिए कितना एक एक करके एक एक पॉइंट जो है वो आप क्लियरली दिख रहा है। अब ये देखिए स्टेप्स बाय गवर्नमेंट लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, ऐसे बना दिया, उसके बाद 1 2 3 4 4 स्टेप इन्होंने लिख दिए। इससे क्या होगा कि वर्ड लिमिट के अंदर ही आप लिखेंगे। और लास्ट में ये जो आप इनके कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन बड़े यूनिक हो रहे हैं। कंक्लूजन में देखिए क्या इन्होंने बताया। इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जिसका कंक्लूजन इन्होंने लिखा है और लास्ट में इन्होंने क्या बताया, वी विल रीच आवर लार्जेस्ट इकोनॉमी टारगेट टिल 2025। आपको टारगेट्स याद होने चाहिए, आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, आपके रिपोर्ट से जो फैक्ट होते हैं, इंडेक्सेस वगैरह होते हैं, वहाँ से आपको थोड़ी बहुत जानकारी अगर होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जानकारी होगी, तो आप जब कंक्लूड करेंगे किसी आंसर को तो इन सारे फैक्ट्स को उसमें यूज़ करेंगे और इन फैक्ट्स का यूज़ करने से ही आपका ज़्यादा अच्छा आंसर लिखा जाएगा कंक्लूजन। तो ये हमने समझा इनकी कॉपी से, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इन्होंने लिखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरह से। अब मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ, बट एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आर ग्रोथ इंजन्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्रिटिकली एनालाइज। अब क्रिटिकल एनालिसिस कैसे होती है इस क्वेश्चन से हम ये भी समझेंगे। देखिए जैसे इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज आर द ग्रोथ इंजन्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, MSME सेक्टर प्रोवाइड 33% ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया है कि ग्रोथ इंजन क्यों है। ग्रोथ इंजन इसलिए है क्योंकि 33% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंगेज्ड है इसी में, एम्प्लॉयमेंट जो है उसका 33% ये दे रहा है। उसके बाद ग्रोथ इंजन इसलिए भी है क्योंकि इसने बहुत सारे ग्रोथ इंजन तो है मगर इसने कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं। आप क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो इन्होंने बताया कि कोविड-19 से जो स्लो डाउन हुआ, जो शट डाउन हुआ, उससे क्या इफेक्ट पड़ा। फिर इन्होंने बताया कि रिसोर्सेज की कमी है। उसके बाद इन्होंने बताया कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट जो है वो ठीक से नहीं मिल पाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, मशीनरी का पुराना होना, ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से MSME पीछे जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं इसके लिए। तो इन्होंने बताया, देखिए एक जो रिसेंट से एग्जाम्पल इन्होंने बताया, असीम, ई उद्यम, ई सक्षम, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया MSME सेक्टर को फिर से रिजनोवेट करने के लिए। क्रेडिट फैसिलिटी, 1 करोड़ तक का लोन 59 मिनट के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये सरकार ने किया। फिर सरकार ने मार्केट फैसिलिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जोड़ा MSME सेक्टर के लिए। उत्तर प्रदेश के बारे में इन्होंने स्पेशली एक बात कही है, यूपी का एग्जाम है तो यूपी के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश कंसीडर्स एज द लार्जेस्ट SME सेक्टर, दैट इज कारपेट्स ऑफ भदोही, सिल्क साड़ीज ऑफ वाराणसी, प्रोवाइड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू यूथ। अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि यूपी स्पेशल में क्या है इसके बारे में। और लास्ट में इन्होंने बताया है कि इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 18 to 20% इन द GDP। इसीलिए ग्रोथ इंजन क्यों है, पहले तो ये बताया, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं उन्होंने ये बताया, फिर ये बताया गवर्नमेंट ने क्या काम किया, और फिर इन्होंने लास्ट में कंक्लूड कर दिया जो क्वेश्चन का डिमांड ही था कि ये ग्रोथ इंजन है। तो इन्होंने दिखा दिया कि 18 से 20% GDP यहाँ से आ रही है, 33% एम्प्लॉयमेंट यहाँ से आ रही है। तो कुल मिलाकर MSME सेक्टर को अपलिफ्ट करना, राइज करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ये क्लियर हो गया यहाँ से। तो अब मैं बात करता हूँ कि इस कॉपी से क्या सीखा गया। इस कॉपी से जो नंबर 1 पॉइंट सीखा वो ये सीखा कि आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में आप चाहें तो रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में, स्टोरीज़ के बारे में, या पास्ट में हिस्ट्री में अगर कुछ वैसी घटना हुई है, कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है, तो उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपने समझा कि आप आंसर को पॉइंट फॉर्म में लिखिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पैराग्राफ भी लिखना है, लेकिन पॉइंट फॉर्म में लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट का प्रयोग करिए और उसके साथ साथ डायग्राम्स का प्रयोग करिए, ये सीखा। फिर तीसरी पॉइंट हमने सीखी कि जो कंक्लूज़न होता है उस कंक्लूज़न में आपको रेलेवेंट डेटा का यूज़ करना है। उस कंक्लूज़न में आपको
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर याद हैं तो वो यूज़ करना है, किसी रिपोर्ट का जिक्र करना है, आप इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, और एक पॉजिटिव वे में आपको कंक्लूड करना है आंसर को। ये हमने सीखा इस क्वेश्चन से। तो यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो को। और ये थी टॉपर्स कॉपी में पहली कॉपी दिव्या सीकरवार की, जिन्होंने मेक आईएएस की डेली आंसर राइटिंग ज्वाइन की थी, और उन्हीं के टेलीग्राम चैनल से ये मिला है, उन्होंने अपलोड किया था तो वहाँ से ये लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।